अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना, 26 जनवरी 1930 को, कब भाई? 26 जनवरी 1930 को चांदमल बरहड़ के नेतृत्व में लोगों ने क्या किया भाई? चांदमल बरहड़ के नेतृत्व में चूरू में स्थित धर्म स्तूप के शिखर के ऊपर क्या लहराया भाई? तिरंगा झंडा लहराया। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है भाई, किसने लहराया और कब लहराया। और कई बार तो यह भी पूछ लेता है धर्म स्तूप का संबंध किससे है? चूरू से इसका संबंध है। और प्रजामंडल पूछे इस घटना से संबंधित तो बीकानेर प्रजामंडल। मैंने कहा था कि बीकानेर वाला एरिया किस में आता था भाई? बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर रियासत में आता था। इस कारण वहां की घटनाएं किस रियासत में इंक्लूड होंगी? बीकानेर में। आपका हनुमानगढ़ हुआ, आपका श्री गंगानगर हुआ, यह क्षेत्र भी किस में आता था? यह भी बीकानेर में आता था। तो एरो लगाइए और एरो लगा के लिखिएगा। 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को चांदमल बरहड़, लिखवाया था मैंने अभी पीछे, चांदमल बरहड़ के नेतृत्व में चूरू में स्थित, बरहड़ के नेतृत्व में चूरू में स्थित धर्म स्तूप, चूरू में स्थित धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा लहराया गया। धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा लहराया गया। तिरंगा झंडा लहराया गया। तिरंगा झंडा लहराया गया। पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं, है ना। आगे देखिए भाई, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी को लेकर, किसान आंदोलन से रिलेटेड में कोई बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बीकानेर का पूरा किसान आंदोलन हमने पीछे पढ़ लिया है, तो दोबारा उसके संदर्भ में यहां पर चर्चा करना व्यर्थ रहेगा हमारे लिए, है ना, क्योंकि वहां पर याद कर लिया हमने सारी चीजें। आप देखिए भाई, इसके बाद अगर बात करें तो 1932 में बीकानेर पब्लिक सेफ्टी जो कानून आया, उसे बीकानेर का क्या कहा जाता है भाई? काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? काला कानून कहा जाता है। तो एरो लगा के ऐड कीजिएगा। 1932 में बीकानेर राज्य द्वारा, 1932 में बीकानेर राज्य द्वारा बीकानेर पब्लिक सेफ्टी एक्ट पारित किया गया। बीकानेर राज्य द्वारा बीकानेर पब्लिक सेफ्टी एक्ट पारित किया गया। बीकानेर पब्लिक सेफ्टी एक्ट पारित किया गया, जिसे बीकानेर पब्लिक सेफ्टी एक्ट पारित किया गया, जिसे बीकानेर का काला कानून कहा गया। जिसे बीकानेर का काला कानून कहा गया। जिसे बीकानेर का क्या कहा गया भाई? काला कानून कहा गया। जिसे बीकानेर का काला कानून कहा गया। ठीक, किसके नाम से जाना गया? इसे बीकानेर के काले कानून के नाम से जाना गया। अब देखिए भाई, अगर मैं बीकानेर प्रजामंडल की बात करूं तो जैसे मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं रही, मेवाड़ से बाहर रही, वैसे अगर हम बात करें तो इस प्रजामंडल की भी कितनी शाखाएं रही? 4 शाखाएं रही। तो सीधा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बीकानेर प्रजामंडल की शाखा है और कहां पर इसकी शाखा नहीं है? यानी कि इसी के संचालन के लिए कितनी शाखाएं बनाई गई? इसकी 4 शाखाएं बनाई गई। तो यह भी तुम्हें ध्यान रखना है। लिखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल की 4 शाखाएं। कौन कौन सी है भाई 4 शाखाएं?
तो एक शाखा देखिएगा, एक शाखा थी इसकी सुजानगढ़ में, ठीक है। एक शाखा कहां थी भाई? सुजानगढ़ में। एक शाखा थी भाई चूरू में। एक शाखा थी भाई रतनगढ़ में। और एक थी भाई राजगढ़ में। तो यदि हम बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल को लेकर, तो इसकी 4 शाखाएं रही। बीकानेर रियासत से संबंधित हैं चारों स्थान, सुजानगढ़ में, चूरू में, रतनगढ़ में और राजगढ़ में। इन 4 स्थानों पर इसकी शाखाएं रही। पूछ लिया जाएगा कहां पर है और कहां पर नहीं है। इसके साथ अगर मैं बीकानेर प्रजामंडल को लेकर बात करता हूं, तो देखिए, जब महाराजा गंगा सिंह द्वारा चांदमल बरहड़ को क्या किया गया? गिरफ्तार करवाया गया। तब इस प्रजामंडल के बारे में कहा जाता है इस घटनाक्रम पर कि चांदमल बरहड़ की गिरफ्तारी के साथ ही किसने? महाराजा गंगा सिंह ने इस प्रजामंडल की क्या कर दी? भ्रूण हत्या कर दी। क्या कर दी भाई? भ्रूण हत्या कर दी। और यदि मैं बात करता हूं तो इसी प्रजामंडल के लोगों ने एक नारा दिया था, अखरों रुपयों चांदी गो, अखरों रुपयों चांदी गो, राज महात्मा गांधी रो। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था भाई? इस बीकानेर प्रजामंडल के लोगों द्वारा दिया गया था। और देने वाला कैंडिडेट था चांदमल बरहड़। कौन था भाई? चांदमल बरहड़। तो एरो लगा के लिखिएगा, चांदमल बरहड़ ने नारा दिया। चांदमल बरहड़ ने नारा दिया, नारा दिया, चांदमल बरहड़ ने नारा दिया। अखरों रुपयों लिखो, अखरों लिखूं? अखरों रुपयों चांदी गो, राज महात्मा गांधी रो। यह नारा दिया गया था भाई। अखरों रुपयों चांदी गो, यानी कि चांदी के कॉइन्स के बारे में कहा गया है। उस सिक्के से तुलना की जा रही है कि सिक्कों में तो अगर वास्तविकता में अगर देखा जाए तो सिक्का क्या है? चांदी का ही है। और राज किसका है भाई? महात्मा गांधी का। गांधी जी का राज किसके समान है? चांदी के सिक्के के समान है। वहां पर एकदम किस तरीके से लोग अच्छे ढंग से रहेंगे, इसकी तुलना करते हुए ऐसा कहा गया। चांदमल बरहड़ के द्वारा दिया गया। एरो लगाइए नेक्स्ट। चांदमल बरहड़ की, चांदमल बरहड़ की गिरफ्तारी के बारे में कहा जाता है कि, चांदमल बरहड़ की गिरफ्तारी के बारे में कहा जाता है कि, कहा जाता है कि, कहा जाता है कि ऐसा करके, ऐसा करके कहा जाता है कि ऐसा करके महाराजा गंगा सिंह ने, ऐसा करके महाराजा गंगा सिंह ने, ऐसा करके महाराजा गंगा सिंह ने, ऐसा करके महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कर दी। बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कर दी। बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कर दी। बीकानेर प्रजामंडल की क्या कर दी भाई? भ्रूण हत्या कर दी। और लास्ट चीज और ध्यान रख लीजिएगा इसमें, बीरबल दिवस। ठीक है।
और यदि मैं बात करता हूं बीरबल दिवस को लेकर, तो ये बीरबल शहीद किस दिन हुए भाई, और ये दिवस कब मनाया गया? दोनों का अलग अलग आंसर है भाई। देखो, कई किताबों में आप पढ़ेंगे कि 30 जून को ये क्या हुए, शहीद हुए, और कई किताबों में लिखेंगे आपकी 1 जुलाई को ये शहीद हुए। तो हुआ क्या है कि ये जो घटना कांड हुआ है रायसिंह नगर में, ये 30 तारीख को हुआ। यहां पर गोली 30 तारीख को चलाई गई, लेकिन इनके मरने की जो पुष्टि होती है इलाज के दौरान, सब कुछ जो भी हुआ, वो 1 जुलाई को होती है। इस कारण कई किताबों में 30 है और कई किताबों में 1 जुलाई है। बाकी तुम्हें 1 जुलाई वाला ध्यान रखना है। 1 जुलाई 1946 में, और बीरबल दिवस मनाया गया 17 जुलाई 1946 में। लो साहब, बीकानेर प्रजामंडल से रिलेटेड है। सीधा प्रश्न यही आता है, बीरबल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो बीकानेर प्रजामंडल से। बीरबल बीकानेर, ठीक है ना, इसे याद रखना बस, बीरबल बीकानेर। कृष्णा, कृष्णा दिवस मारवाड़। या तो कृष्णा पूछेगा या बीरबल पूछेगा, इन दोनों की पूछने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। रास्तापाल कांड पूछ लेता है, डूंगरपुर प्रजामंडल से लेते हैं। तसीमो कांड पूछे तो धौलपुर प्रजामंडल से रिलेटेड है। किससे है भाई? आजाद मोर्चा जयपुर प्रजामंडल से है। जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर से है। ऐसे याद रहेगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना ध्यान रख लेना आप, बीकानेर प्रजामंडल सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, एक चीज और बता देता हूं मैं इसमें, आप अगर याद रखना चाहें तो देखिएगा। बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद, ध्यान रख लेना इसका। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी, ध्यान रख लेना इसका। व्यक्ति का नाम लिखूं, किसने की है? रघुवर दयाल ने। यहां से एक तो सर्वहितकारिणी सभा का विशेष ध्यान रख लेना, एक चूरू धर्म स्तूप का ध्यान रख लेना, और एक बीकानेर दिग्दर्शन का ध्यान रख लेना। अब देखो भाई, इसी प्रजामंडल से रिलेटेड विजय सिंह मेहता की रचना है ना, विजय सिंह मेहता इसी प्रजामंडल से रिलेटेड है। और रचना कौन सी है भाई? इस प्रजामंडल से रिलेटेड है। रचना कौन सी है? बीकानेर में नादिर शाही, बीकानेर में नादिर शाही किसकी रचना है भाई? ये इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसी को लेकर विजय सिंह मेहता के बाद, तो अगला आ जाता है मगराम वैद्य। इनकी रचना बीकानेर की तोती पोती, बीकानेर की तोथी पोथी, और शीर्षक रहेगा गंगा सिंह का मुकोटा। लो जी,
आप मेहनत करते रहें। मुझे आपके अंदर देश का भविष्य दिखाई दे रहा है। मुझे आपके अंदर देश का भविष्य दिखाई दे रहा है। आने वाले समय के भावी अध्यापक दिखाई दे रहे हैं। मेरे राष्ट्र के भावी निर्माता दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि सर्द हवाओं में टकरा कर आप यहां पहुंचे हैं तो ईश्वर आपकी सुने और निश्चित रूप से आप जिस लक्ष्य को लेकर बैठे हुए हैं वो लक्ष्य बहुत जल्द तुम्हारा क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। मैं ऐसा ईश्वर से कामना करता हूं। ऐसा मैं सोचता हूं। आप मेहनत कीजिए बस, बाकी लाज रखने वाला वो है, रखना पड़ेगा उसे। आप मेहनत कीजिए, उसे दिखाइए कि मैं ऐसा कर सकता हूं। भाई पॉसिबल है ये, मैं सर्दियों में आ सकता हूं, तो मैं बच्चों को सर्दियों में भी पढ़ाने जा सकता हूं। ऐसा नहीं भाई मैं छुट्टी करके रह जाऊंगा। सर्दियों में मैं आ सकता हूं, मैं 5-5, 6-6 घंटे बैठा रह सकता हूं। मतलब मैं 5-5, 6-6 घंटे अपनी ड्यूटी को पूरा कर सकता हूं। ऐसा उसे दिखाइए। उसके दिखाने के बाद ही तो तुम्हारी सुनने आएगा। उसे प्रूव करो भले। अब पढ़ते तो 1 घंटा हो नहीं और फिर ईश्वर से कह दो मैं 5 घंटे जाके पढ़ा लूंगा, तो वो कैसे बिलीव करेगा? भाई तुम 5 घंटा तो खुद ही नहीं पढ़ता, 1 घंटा पढ़ता, बच्चों को कहां 5 घंटा पढ़ाएगा? इसलिए पहले तुम 5-6 घंटा पढ़ो, तब ईश्वर को बिलीव होगा कि ये 5-6 घंटे पढ़ाने लायक आदमी है। बात सुनिए। इसके बाद डालिएगा आप नेक्स्ट, बीकानेर के बाद डालिएगा मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल डाल दीजिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल। कब हुई है स्थापना? चलो जी, किसने की है? ये तो कंठस्थ हो गए तुम्हें याद। माणिक्यलाल वर्मा ने। हाँ, स्थान पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना किस स्थान पर की गई है। तो इसकी स्थापना की गई है साहित्य कुटीर में। जीवन कुटीर का संबंध किससे है भाई? जीवन कुटीर जयपुर प्रजामंडल के हीरालाल शास्त्री से ना। वेरी गुड। तो जीवन कुटीर पूछा जाए तो जयपुर प्रजामंडल से रिलेटेड है, हीरालाल शास्त्री द्वारा ना। और हमने देखा भी था ये जीवन कुटीर की स्थापना कहां की गई है? नेवाई टोंक में। कब की गई थी? 1935 में, 1935 में। तो अगर हम बात करते हैं साहित्य कुटीर, और ये साहित्य कुटीर किसका घर है भाई? ये घर है बलवंत राय मेहता का ना, बलवंत मेहता का। बलवंत सिंह मेहता, सुना है नाम इसका? इसका घर कहलाता है क्या भाई? साहित्य कुटीर। इसके घर पर स्थापना की गई है और यही इस प्रजामंडल के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे भाई। लो साहब, ये बन गए इसके क्या? अध्यक्ष बन गए। उपाध्यक्ष कौन बने? भूरेलाल भैया, सुना होगा नाम आपने। इस भूरेलाल भैया को किस किले में बंद रखा गया था भाई? किस दुर्ग में बंद रखा गया था इसे? तो इसे बंद रखा गया था सरड़ा के किले में।
किस किले में भाई? सराड़ा के किले में इसे बंद रखा गया था। सराड़ा दुर्ग में बंदी रखा गया। और ध्यान रखना, इस सराड़ा दुर्ग को मेवाड़ का क्या कहते हैं भाई? मेवाड़ का काला पानी। इन्हें किस दुर्ग में बंदी रखा गया था भाई? सराड़ा के दुर्ग में बंदी रखा गया था भूरेलाल भैया को। और यह उदयपुर में पड़ता है सराड़ा स्थान, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में सलुंबर में चला जाए, ठीक है ना? तो संभवतः यह सलुंबर में जाएगा, ऐसा ही। लेकिन अभी 2026 तक तो आसपास तो हमारे को ऐसा सोचना है नहीं, तब तक अपने को जॉब लग जाना है। तो सराड़ा के किले की अगर बात करें तो यहां पर मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। इसके अंदर इन्हें क्या रखा गया था भाई? बंद रखा गया था, गिरफ्तार रखा गया था। उन्नीस सौ 38 में इसकी स्थापना की गई है माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। बलवंत मेहता के घर साहित्य कुटीर में इन्हें ही इसका अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष बने इसके भूरेलाल भैया। और सराड़ा के किले में इन्हें बंदी रखा गया और इसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है भाई? काला पानी कहा जाता है। अब देखिए 24 अप्रैल 1938 को इस प्रजामंडल की स्थापना हुई। 11 मई को जो गजट यहां पर छपा, जो न्यूज यहां पर छपी, उसी को आधार मानकर मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इस प्रजामंडल को 24 सितंबर 1938 को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया भाई? अवैध घोषित कर दिया। 11 मई की न्यूज को आधार मानकर 24 सितंबर को क्या कर दिया? इसको अवैध घोषित कर दिया। और अवैध घोषित करने के बाद इसका मुख्यालय क्या बना भाई? तो अवैध घोषित करने पर आगे चलकर इसका मुख्यालय क्या बनाया गया? अजमेर को। किसको बनाया गया भाई? अजमेर को। दोबारा सुना दो मैं। यदि हम बात कर दें तो देखिए 24 अप्रैल 1938 को इस प्रजामंडल का गठन हुआ, ठीक, स्थापना हुई। 11 मई को इस प्रजामंडल के बारे में खबर छपी, ठीक। इसी खबर को आधार बनाकर जो यहां पर कानून था उससे रिलेटेड जो खबरें छपी, उसी को आधार बनाकर कितनी तारीख को? 24 सितंबर को, 24 सितंबर 1938 को मेवाड़ के प्रधानमंत्री पीएम धर्म नारायण ने इस प्रजामंडल को क्या कर दिया भाई? अवैध घोषित कर दिया। तो 24 तारीख को स्थापना हुई अप्रैल में, और आने वाले 3 महीने बाद जस्ट उसी तारीख को, 24 तारीख को ही और 24 तारीख को ही, 3 महीने बाद, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जुलाई आगे निकल गए ना, इसके बाद मई के बाद में आगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में जाकर क्या कर दिया? इसको अवैध घोषित कर दिया। किसके द्वारा? धर्म नारायण के द्वारा। चलो एरो लगा के ऐड कीजिएगा। मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण, मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण द्वारा 24 सितंबर 1938 को, 24 सितंबर 1938 को 38 को इस प्रजामंडल को
अवैध घोषित कर दिया गया। इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। तो 38 में स्थापना हुई और 38 में ही क्या कर दिया गया, इसे अवैध घोषित कर दिया गया। और जैसे ही अवैध घोषित किया तो मुख्यालय कहां बना इसका, अजमेर में। और जयपुर को अवैध घोषित करने पर मुख्यालय बना था आगरा में। बहुत बढ़िया, एरो लगाइएगा, एरो लगा के लिखिएगा। इस प्रजामंडल का अस्थायी मुख्यालय, अस्थायी मुख्यालय अजमेर में बनाया गया। अस्थायी मुख्यालय अजमेर में बनाया गया, अजमेर में बनाया गया। अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रख लेना। अजमेर में बनाया गया, अजमेर में बनाया गया। और ध्यान रखना, अस्थायी मुख्यालय तो अजमेर में बनाया गया और इसके अलावा इसके 4 क्या बनाई गई, शाखाएं बनाई गई। जैसे बीकानेर प्रजामंडल की कितनी शाखाएं थी, 4 शाखाएं थी, वैसे इस प्रजामंडल की भी कितनी शाखाएं बनी, 4 शाखाएं बनी। ध्यान रख लेना, 2 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी 4-4 शाखाएं, एक बीकानेर और एक, बीकानेर की कहां बनी थी 4 शाखाएं, सुजानगढ़, चूरू, रतनगढ़ और राजगढ़। और इसकी भी 4 बनी। तो एरो लगाइए और एरो लगा के ऐड कीजिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं, मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं। जलगांव, एक शाखा कहां है, जलगांव में। एक शाखा बंबई में, एक शाखा अकोला में, एक जलगांव में, एक बंबई में, एक अकोला में और एक नागपुर में। जलगांव महाराष्ट्र में पड़ता है, बॉम्बे भी कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, नागपुर भी कहां पड़ता है, महाराष्ट्र इधर। अब इस अकोला को लेकर ध्यान रखना भाई, या तो ये चित्तौड़गढ़ वाला हो सकता है, और जबकि हम किताबों में देखते हैं तो इन चारों स्थानों का नाम लिख के क्या लिखा जाता है, कोष्टक में महाराष्ट्र लिखा जाता है। तो उस लिहाज से हो सकता है ऐसा स्थान कोई महाराष्ट्र में भी रहा हो, तो उस स्थान पर ये की गई हो। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के बाहर की गई है, तो मेरे लिहाज से ये भी राजस्थान के बाहर ही होगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में होता तो राजस्थान के भीतर हो जाता। और किताबों में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है इसकी 4 शाखाएं राजस्थान से बाहर स्थापित की गई। तो मेरे हिसाब से 4 शाखाएं राजस्थान के बाहर हैं। तो जलगांव में है, बॉम्बे में है, अकोला में है और नागपुर में। मैंने याद कर रखा है इन सबको। जब आना, 4 शाखाएं लाना, जब मेवाड़ में आना, जय ब आना, ठीक है। 4 शाखाएं जब लाना हो तब कहां आना, मेवाड़ आना। जब आना जलगांव, बॉम्बे और अकोला और नागपुर, जब आना। चलो आगे बढ़ सकते हैं, लगाइए नेक्स्ट एरो और नेक्स्ट एरो लगा के ऐड कीजिएगा। 1941 में 41 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन हुआ उदयपुर में। स्थान लिखा जाए तो उदयपुर में हुआ था। ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ही किया गया है, उदयपुर में प्रथम अधिवेशन हुआ, उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आगे लिखिएगा।
माणिक्यलाल वर्मा की रचना, माणिक्यलाल वर्मा की रचना, माणिक्यलाल वर्मा की रचना बता सकते हैं आप मुझे? इस प्रजामंडल से रिलेटेड जो रचना है वो कौन सी है भाई? वेरी नाइस। मेवाड़ का वर्तमान शासन किसकी रचना है भाई? ये माणिक्यलाल वर्मा की रचना है। लिख दीजिएगा, मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन किसकी रचना है? ये शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन। अब देखो, इसमें शासक अगर पूछा जाए कि इस टाइम पीरियड में शासक कौन रहा, तो देखिए अगर बात करते हैं तो शासक रहा फतेह सिंह, और 1921 के बाद में, 21 से पहले की घटनाओं में तो कौन रहा? फतेह सिंह। और 21 के बाद में अगर बात करते हैं तो प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासक जो रहा, यह प्रशासक रहा भूपाल सिंह, जिसे भोपाल सिंह के नाम से भी आप पढ़ते हैं। यह भोपाल सिंह 1921 में प्रशासक बन गया था, और 1930 में इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। तो कई बार आप पढ़ते हैं 1921 में इसे मात्र केवल क्या दिया गया है? प्रशासनिक जिम्मा सौंपा गया है। किसके द्वारा? फतेह सिंह द्वारा, क्योंकि अंग्रेज इसे नापसंद कर देते। इस कारण अंग्रेजों के दबाव में आकर इसने किसको बनाया भाई? भूपाल सिंह को क्या सौंप दिया? प्रशासन सौंपा, राजा नहीं बनाया है। राजा कब बनेगा? ये 1930 में। और ये घटना कब की चल रही है? कब की चल रही है? 41 की, 38 की। इसलिए हमारे टाइम पीरियड में शासक कौन रहेगा? भोपाल सिंह। सीधो सो कॉन्सेप्ट, बस डाटा याद रहनी चाहिए भाई। कस्यो शासक खदेरियो, आंसर तो तुरंत निकाल देगा बस। हिस्ट्री में इसीलिए तो डाटा दिए जाते हैं। शासनकाल क्यों दिया जाता है भाई? किसी भी घटनाक्रम को तुम तुरंत आंसर निकालने के लिए उसके शासनकाल का प्रयोग करें भाई। कहां से कहां तक के पीरियड में ये रहा, ये याद है तो तुरंत घटना तुम्हारे सामने, इस टाइम पीरियड में क्या था, फलाना था, हटाओ। लगा दीजिएगा नेक्स्ट आगे एरो। हाँ, एरो लगा के लिखिएगा इसी में आगे। अगर मैं बात करता हूं भाई इसी को लेकर, मेवाड़ प्रजामंडल को लेकर, तो देखिए मेवाड़ के उदयपुर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सलेठिया मैदान। क्या नाम है भाई? सलेठिया मैदान। इस सलेठिया मैदान के अंदर 1900 क्या नाम से 45-46 के घटनाक्रम को लेकर मैं बात कर रहा हूं। इस टाइम पीरियड के अंदर क्या किया गया भाई? यहां पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ। क्या हुआ भाई? 7वां अधिवेशन हुआ। तो स्टार लगा के आप टोपी डाले, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन। कौन सा भाई? नंबर पूछा जाए तो कौन से नंबर का अधिवेशन है? 7वें नंबर का अधिवेशन है। स्थान रहा है भाई सलेठिया मैदान, उदयपुर। इसी को लेकर अगर मैं बात, इसकी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब और कहां की गई थी? 1927 में। कहां की गई थी? बंबई में। बताया था ना मैंने, बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अध्यक्ष कौन बना था? दीवान रामचंद्र राव। और उपाध्यक्ष बना था
विजय सिंह पथिक, बताया था ना मैंने, पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग? तो स्थान है भाई सलेठिया मैदान उदयपुर, ठीक है, यह तुम्हें ध्यान रखना है भाई। इसमें सभापति कौन था इसका? माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन किसने किया इसका? उद्घाटनकर्ता कौन था इसका भाई? जेपी कृपलानी, सुनाओ ना आपने, तो सीधा आचार्य कृपलानी, ध्यान रख लेना आप। आयोजन कब से कब तक हुआ? इकतीस दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक। साल चेंज। मेवाड़ से रिलेटेड कोई दिवस वगैरह नहीं है, तो यहां पर आपको एक तो साहित्य कुटीर का ध्यान रखना है, और एक इसके अवैध घोषित करने पर इसका मुख्यालय क्या बना, और इससे संबंधित वो महिलाएं जिन्होंने क्या किया गया भाई, गिरफ्तार किया गया। तो एरो लगा के लिखिएगा, लिखिएगा, टोपी डालो आप, तब तक स्टार लगाइए। इस प्रजामंडल की, इस मेवाड़ में इस प्रजामंडल की महिला सदस्य जो गिरफ्तार हुई, इस प्रजामंडल की महिला सदस्य जो गिरफ्तार हुई, नारायणी देवी, भगवती देवी, हाँ जी, स्नेहलता, यह जो गिरफ्तार हुई। सीधा प्रश्न आता है, नारायणी देवी का संबंध किस प्रजामंडल से है? और किसान आंदोलन पूछ लिया जाए तो किस किसान आंदोलन से संबंध रहा इसका? बिजोलिया, पढ़ाया था मैंने बिजोलिया आंदोलन में। हाँ पढ़ा था ना। नाम आते पहले तुम्हारी लिस्ट में आ जाना चाहिए भाई, ये कहां कहां आया। ओके, इतना ध्यान रख लीजिएगा आप बस। अब देखिए, शाहपुरा में ऐसी कोई चीज नहीं है डिफरेंट वाली, बस एक चीज है जो मैंने आपको बता दी है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत थी शाहपुरा। लिखवा दिया ना ये चीज मैंने आपको। शाहपुरा के बाद अगर हम बात करते हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनमें से हम बात कर लेते हैं। आगे देखिएगा, एक करौली प्रजामंडल में एक चीज ध्यान रख लेना, आप लिखिएगा करौली प्रजामंडल। यद्यपि स्थापना मैंने बता रखी है आपको, है ना। कब हुई थी स्थापना? और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या मानती है?
ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मानता है ना, BCR 9th क्लास, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। किसने की थी स्थापना? त्रिलोकचंद माथुर और चिरंजी लाल था। और मदन सिंह था। इस मदन सिंह को लिखने के लिए मैंने दोबारा ये लाइन लिखी है। इसके द्वारा करौली में किसान आंदोलन किया गया था भाई, इसके नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मदन सिंह के नेतृत्व में। 1927 में मदन सिंह के नेतृत्व में करौली किसान आंदोलन हुआ। करौली किसान आंदोलन हुआ, यह चीज पूछी जाए तो आप बता सकते हैं। करौली में किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ भाई? मदन सिंह के नेतृत्व में हुआ। बस ये लाइन है यहां पे मैं। ये क्या ना, सारे उस लिस्ट में आ जाएंगे, इसलिए मैंने अभी शॉर्ट लिख दिया है। अभी लिस्ट दूंगा ना मैं आपको भाई, कौन से प्रजामंडल के सदस्य कौन कौन है, ये लिखवा दिया ना मैंने पहले आपको। त्रिलोकचंद, चिरंजी लाल वगैरह सारे पीछे। स्थापना में देखो ना आप, हाँ ये स्थापना करिए, जो मैंने यहां पर शॉर्ट लिखा है बस भाई, ये कर दिया यहां की चीज, बस आपको ये ध्यान रखनी है। ये सब कुछ पीछे बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, बस यहां की मेन चीज ये है। मदन सिंह, यद्यपि मैंने सारे बता रखे हैं भाई, इन्होंने स्थापना करी है पीछे सारणी में, और यह चीज करने के लिए मैंने यहां पर यह लाइन लिखी है बस दोबारा। और एक और प्रजामंडल ध्यान रख लेना आप, जैसलमेर। हाँ, सागरमल गोपा को लेकर चर्चा करेंगे वहां पे, तो आप जैसलमेर प्रजामंडल डाल दीजिएगा इसके बाद। जैसलमेर प्रजामंडल, इसको लेकर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसलमेर प्रजामंडल से भी। ओके, प्रजामंडल है भाई जैसलमेर। स्थापना कब की गई है इसकी? किसने की है? मीठालाल व्यास ने 1945 में। करने वाला व्यक्ति था, पीछे पढ़ा है ना आपने, ये कोष्टक में ये भी लिख देता हूं मैं, ये संस्थापक। आप समझ जाया करें भाई, ये बार बार लिखवाने की आवश्यकता नहीं। आप देखिए भाई, अगर हम जैसलमेर प्रजामंडल को लेकर बात करते हैं, तो इस जैसलमेर प्रजामंडल से रिलेटेड अगर महत्वपूर्ण चीजों में हम बात करें तो देखिए 1932 में, कब भाई? 1932 में जैसलमेर में सागरमल गोपा व रघुदयाल शर्मा ने माहेश्वरी
नवयुवक मंडल का गठन किया। माहेश्वरी नवयुवक मंडल, इसका संबंध किस प्रजामंडल से है भाई? जैसलमेर से है। और स्थापना करने वाला व्यक्ति है मुख्य रूप से सागरमल गोपा। कब की गई है? 1932 में की गई है। कब की गई है भाई? 1932 में की गई है। इस सागरमल गोपा की अगर हम बात करें तो जैसलमेर के अंदर जो जनजागृति का जनक माना जाता है, यह किससे माना जाता है भाई? सागरमल गोपा को माना जाता है। इन्हीं को लेकर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। सागरमल गोपा, संबंध है इनका जैसलमेर से। ध्यान देना भाई, यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में, ध्यान देना। यदि मैं सागरमल गोपा की बात करूं तो जैसलमेर में जनजागृति का क्या कहते हैं इसे? जनक। हां, जैसलमेर में जनजागृति का जनक कौन है भाई? जनजागृति का जनक, ठीक है। गोपा की रचना की बात करें तो रचना कौन सी है इसकी? जैसलमेर का गुंडाराज। जैसलमेर का गुंडाराज। दूसरी रचना रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तीसरी रचना है आजादी के दीवाने। यदि मैं बात करता हूं सागरमल गोपा को लेकर, जैसलमेर प्रजामंडल से रिलेटेड है और जैसलमेर में जनजागृति का इन्हें श्रेय दिया जाता है। इनकी रचना है जैसलमेर का गुंडाराज, रचना है रघुनाथ सिंह का मुकदमा और रचना है भाई आजादी के दीवाने। इन्हें जैसलमेर जेल के अंदर जिंदा जलाया जाएगा। देखो 3 अप्रैल 1946 की अगर हम बात करें, 3 अप्रैल 1946 को, 3 अप्रैल 1946 की अगर हम बात करें तो 3 अप्रैल 1946 को क्या किया गया भाई? इनके ऊपर केरोसिन डाला गया। क्या डाल दिया गया? केरोसिन डाला गया, घासलेट डाला गया और जला दिया गया इन्हें। 4 अप्रैल को इन्होंने क्या कर दिए? प्राण त्याग दिए। 4 अप्रैल को इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना, यहां पर एक चीज बता दूं मैं, वो क्या बात थी, वो कौन सा गीत गा दिया इन्होंने जेल के अंदर जिसके कारण इनके ऊपर केरोसिन डाला गया? कौन सा गीत गाया था इन्होंने, तब केरोसिन डाला गया? वरना ये गिरफ्तार तो काफी दिनों पहले से ही थे, लेकिन उस दिन इन्होंने एक गीत की रचना की और एक गीत गाया सागरमल गोपा ने। और उस गीत से ही क्या हुए, वहां पर जो जेलर था गुमान सिंह, वो क्रोधित हुआ और केरोसिन छिड़क कर क्या लगा दी? आग लगा दी। इसलिए लोगों को हमेशा प्रेम से बोलो, आज दुश्मन मत बनाइए किसी को भी। अब एक तरफ से तो छज्जू सिंह वाली घटना याद आई होगी आपको, इकराम हुसैन वाली घटना याद आई होगी आपको, झंडा गीत गावा लग गया। सही है गलत है? तो पहले से क्रोधित है गुमान सिंह और ऊपर से वो गीत गा दियो लिखर। गीत लिखा इन्होंने, कूड़ी अदालत कूड़ो शासन। कूड़ी अदालत कूड़ो शासन, यानी कि किस घटना पर कूड़ो का अर्थ जानते हैं क्या होता है आप? हाँ? यहां पर कूड़े का अर्थ किससे लिया गया? बुराई से लिया गया है।
और कहा गया है कि अगर बुरी अदालत होगी, बुरा शासन होगा, बुरा न्याय होगा, तो वहां पर हर एक घटनाक्रम कैसा होता रहेगा, बुरा होता रहेगा। इसके बाद फिर ये आगे चलकर कहते हैं, उसी के अंदर कॉन्सेप्ट को आगे जोड़ते हुए, कि अगर बुरो